हेलो दोस्तों, बैलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके यूपी टेट, सुपर टेट, साथ ही साथ आपके यूपी पीईटी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? ऑप्शन आपके सामने है बेतवा नदी, ऑप्शन बी साबरमती नदी, ऑप्शन सी माही नदी या फिर ऑप्शन डी लूनी नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माही नदी। दोस्तों, आपको पता है कि हमारी पृथ्वी में 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। याद रखिएगा कि जो भारत की माही नदी है यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अफ्रीका की जो कांगो या फिर जो जायरे नदी है वो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। और याद रखिएगा कि अफ्रीका की लिम्पोपो नदी जो है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो ये तीनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? ऑप्शन आपके सामने है 210 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी 310 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी 332 मीटर प्रति सेकंड या फिर ऑप्शन डी 760 मीटर प्रति सेकंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 332 मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों, याद रखिएगा कि हवा में ध्वनि की चाल जो होती है वो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि ध्वनि मापने की इकाई कौन सी है तो याद रखिएगा कि बेल है या फिर डेसिबल है। अगर आपसे पूछा जाता है कि डेसिबल कितने डेसिबल को मानक ध्वनि स्तर माना जाता है तो याद रखिएगा कि 60 डेसिबल को एक मानक ध्वनि स्तर माना जाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है 12 जनवरी, ऑप्शन बी 24 जनवरी, ऑप्शन सी 27 फरवरी या फिर ऑप्शन डी 28 फरवरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 28 फरवरी। दोस्तों, याद रखिए कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रोटीन दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 27 फरवरी को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 24 जनवरी को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 12 जनवरी को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 24 जनवरी को ही मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड या फिर ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। दोस्तों, याद रखिएगा कि जीवाश्म नेशनल पार्क जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे अधिक बाघ किस राज्य में पाए जाते हैं तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे अधिक वन किस राज्य में है तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन, अंकुरित अनाज में कौन सी विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी या फिर ऑप्शन डी विटामिन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन सी। दोस्तों, याद रखिएगा कि अंकुरित अनाज में विटामिन सी पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है तो याद रखिएगा स्कर्वी रोग हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है तो याद रखिएगा आंवला है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस विटामिन को स्टोर करके नहीं रखा जा सकता तो याद रखिएगा विटामिन सी को स्टोर करके नहीं रखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, जड़त्व का नियम भी कहलाता है, यानी कि न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है न्यूटन का प्रथम गति नियम, ऑप्शन बी न्यूटन का द्वितीय गति नियम, ऑप्शन सी न्यूटन का तृतीय गति नियम या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए न्यूटन का प्रथम गति नियम। दोस्तों, याद रखिएगा कि गति के नियम न्यूटन ने दिए थे। और अगर आपसे पूछा जाता है कि ग्रहों की गति के नियम किसने दिए थे तो याद रखिएगा केपलर ने दिए थे। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जड़त्व का नियम क्या कहलाता है, यानी कि कौन सा नियम न्यूटन का जड़त्व का नियम कहलाता है तो याद रखिएगा कि न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का नियम कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जड़त्व का नियम किसके द्वारा दिया गया था तो याद रखिएगा गैलीलियो के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन, लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? ऑप्शन आपके सामने जड़, ऑप्शन बी तना, ऑप्शन सी पुष्पकली या फिर ऑप्शन डी पत्ती। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पुष्पकली। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो मसाले के रूप में जो लौंग यूज किया जाता है ये पुष्पकली से प्राप्त किया जाता है।
अगर आपसे पूछा जाता है कि आलू क्या है तो याद रखिएगा कि आलू एक तना है। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्याज क्या है तो याद रखिएगा प्याज भी तना है। अगर आपसे पूछा जाता है कि लहसुन क्या है तो याद रखिएगा लहसुन भी तना है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? ऑप्शन आपके सामने 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार या फिर ऑप्शन डी 4 बार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 बार। दोस्तों याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है तो याद रखिएगा अनुच्छेद 352 में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो चुकी है तो याद रखिएगा 3 बार हो चुकी है। सबसे पहली बार 1962 में भारत चीन युद्ध, 1971 में भारत पाक युद्ध और 1975 में आंतरिक असंतोष। तो इन तीनों में से आपसे कोई भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, पद्मा नदी किस देश में बहती है? ऑप्शन आपके सामने भूटान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी चीन या फिर ऑप्शन डी अफगानिस्तान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बांग्लादेश। दोस्तों याद रखिएगा कि गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। तो यही आपसे पूछा गया है कि पद्मा नदी किस देश में बहती है तो याद रखिएगा बांग्लादेश में बहती है। अगला क्वेश्चन, प्रशांत महासागर का आकार लगभग कैसा है? ऑप्शन आपके सामने है त्रिभुजाकार, ऑप्शन बी वर्गाकार, ऑप्शन सी आयताकार या फिर ऑप्शन डी वलयाकार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए त्रिभुजाकार। दोस्तों याद रखिएगा कि प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है और प्रशांत महासागर ही सबसे गहरा महासागर है। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रशांत महासागर का आकार लगभग कैसा है तो याद रखिएगा त्रिभुजाकार है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि किस महासागर का आकार लगभग एस आकार का है तो याद रखिएगा अटलांटिक महासागर का आकार जो है वो एस आकार का है। अगला क्वेश्चन, संसद की लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन आपके सामने 15, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 17 या फिर ऑप्शन डी 22। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 22। दोस्तों याद रखिएगा कि संसद की सबसे बड़ी समिति जो होती है वो प्राक्कलन समिति होती है। और याद रखिएगा कि प्राक्कलन समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं। जबकि आपसे अगर पूछा जाए कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं तो याद रखिएगा 22 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है 1976, ऑप्शन 1979, ऑप्शन 1969 या फिर ऑप्शन डी 1975। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1976। दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि संविधान की प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल में कब संशोधन पहली बार हुआ था? 1976 में हुआ था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि संविधान में पहली बार संशोधन कब हुआ था तो याद रखिएगा 1951 में हुआ था। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, कंफ्यूजन होता है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव कौन था? ऑप्शन आपके सामने त्रिगवेली, ऑप्शन बी काफी अनान, ऑप्शन सी बान की मून या फिर ऑप्शन डी यू थॉट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए त्रिगवेली। दोस्तों याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव त्रिगवेली था। और अगर आपसे पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान में महासचिव कौन है तो याद रखिएगा एंटोनियो गुटेरस है। अगला क्वेश्चन, पहला वित्त आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन आपके सामने 1955, ऑप्शन 1951, ऑप्शन सी 1965 या फिर ऑप्शन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1951। दोस्तों याद रखिएगा कि वित्त आयोग का पहली बार जो गठन किया गया था यानी कि जो पहला वित्त आयोग का गठन किया गया था वो 1951 में किया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है तो याद रखिएगा अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि वित्त आयोग का गठन कितने साल बाद किया जाता है तो याद रखिएगा कि हर 5 साल बाद किया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है तो याद रखिएगा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सांची का महान स्तूप कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन आपके सामने बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ या फिर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। दोस्तों याद रखिएगा कि जब महात्मा बुद्ध का निधन हुआ था जिसे हम महापरिनिर्वाण कहते हैं, इसके बाद इनके अस्थि अवशेषों को 8 जगह पर बांट दिया गया था और उनसे स्तूप बना दिए गए थे, जिनमें सबसे बड़ा स्तूप जो है वो सांची का स्तूप है और ये मध्य प्रदेश में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि इसका निर्माण किसने करवाया था तो याद रखिएगा अशोक ने करवाया था। अगला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति का जन्म कब हुआ? ऑप्शन आपके सामने 1950 से 60 के दशक में, ऑप्शन बी 1960 से 70 के दशक में, ऑप्शन सी 1970 से 80 के दशक में या फिर ऑप्शन डी 1980 से 90 के दशक में।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1960 से 70 के दशक में। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुई थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है तो याद रखिएगा MS स्वामीनाथन को माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है तो याद रखिएगा नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है तो याद रखिएगा वर्गीस कुरियन को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन की प्राप्ति कहाँ से होती है? ऑप्शन आपके सामने है वायुमंडल से, ऑप्शन बी जल से, ऑप्शन सी मिट्टी से या फिर ऑप्शन डी अंतरिक्ष से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जल से। दोस्तों आपको पता है कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इस क्रिया द्वारा पौधे भोजन का निर्माण करते हैं और ये क्लोरोफिल की उपस्थिति में करते हैं और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं। तो याद रखिएगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और जल की अभिक्रिया होती है, इसके माध्यम से पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं, यानी कि जल की उपस्थिति में ये क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम नेशनल पार्क कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने सुंदरवन, ऑप्शन बी बांधवगढ़, ऑप्शन सी जिम कॉर्बेट या फिर ऑप्शन डी मानस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जिम कॉर्बेट। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत का पहला नेशनल पार्क जो है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कि उत्तराखंड में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस राष्ट्रीय उद्यान का पहला नाम यानी कि प्राचीन नाम हेली राष्ट्रीय उद्यान था, तो याद रखिएगा कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम हेली राष्ट्रीय उद्यान था। अगला क्वेश्चन, सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने हिमालय, ऑप्शन बी नीलगिरी, ऑप्शन सी सतपुड़ा या फिर ऑप्शन डी अरावली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अरावली। दोस्तों याद रखिएगा कि सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला जो है वो अरावली पर्वत श्रृंखला है। अगला क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? ऑप्शन आपके सामने है दयाशंकर, ऑप्शन बी मूलशंकर, ऑप्शन सी गजानंद या फिर ऑप्शन डी गदाधर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मूलशंकर। दोस्तों याद रखिएगा कि आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था वो मूलशंकर था। अगर आपसे पूछा जाता है कि स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था या फिर कह सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था, तो याद रखिएगा नरेंद्र नाथ दत्त था। अगला क्वेश्चन, किस बीमारी को लॉक चा के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने डेंगू, ऑप्शन बी प्लेग, ऑप्शन सी जॉन्डिस या फिर ऑप्शन डी टेटनस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टेटनस। दोस्तों याद रखिएगा कि टेटनस की बीमारी को लॉक चा के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि टेटनस किसके माध्यम से फैलता है, तो याद रखिएगा टेटनस विषाणु से फैलता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने त्रिची, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी कटक या फिर ऑप्शन डी शिमला। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको मैं कमेंट के द्वारा बताना है। इस क्वेश्चन को मैंने कल के वीडियो में करा दिया था, तो अगर आपने कल का वीडियो ध्यान से देखा होगा और समझा होगा तो आप इसका आंसर जरूर कर पाएंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, साथ ही साथ आज के वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका एक एक क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपका एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपका एक एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है। तो अगर आप फेसबुक पेज और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।